हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर कि किस तरीके से हार्ट फेलियर होता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से अगर किसी भी इंसान के हार्ट में सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आती है, या फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शन आता है, यानी कि हार्ट के रिलैक्स होने में दिक्कत आती है, वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने में दिक्कत आती है, और दोनों साथ में भी हो सकते हैं। तो कैसे इस चीज की वजह से आपका कार्डियक आउटपुट पे फर्क पड़ता है। हार्ट का काम क्या था? ब्लड को पंप करना। और हार्ट फेलियर होता क्या है? जब आपका हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शन डिसफंक्शनिंग दोनों ही क्या करती हैं? आपकी कार्डियक आउटपुट को कम कर देती हैं। यहां तक हम कवर कर चुके थे। लेकिन अब होता क्या है इसके बाद भी? क्या कार्डियक आउटपुट इस तरीके से बस कम होता चला जाएगा और बॉडी में कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है, जो कुछ और आपकी बॉडी में कुछ और सिस्टम ऐसे नहीं है जो काम करेंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी में कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से जो हमारा कार्डियक आउटपुट कम हुआ था, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुई थी, अब उसे कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम हैं जो एक्टिवेट होते हैं, और ये दोनों ही सिस्टम मैंने आपको डिटेल में कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल उनका ओवरव्यू लेंगे, और डिटेल अगर आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको दे दूंगी, तो वहां से आप पूरे मैकेनिज्म को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से जो कार्डियक आउटपुट कम हुआ था, ये हम यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं बॉडी के। तो बॉडी कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है कि कार्डियक आउटपुट जो कम हुआ है उसे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए पहला सिस्टम जो एक्टिवेट होता है वो कौन सा है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा सिस्टम एक्टिवेट होता है वो कौन सा है? आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, जैसे ही आपका कार्डियक आउटपुट कम हुआ, ये दोनों सिस्टम एक्टिवेट हो गए। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले देख लेते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। होगा क्या, देखो फटाफट से, जैसे ही कार्डियक आउटपुट आपका कम होता है तो क्या होगा? जो ब्लड वेसल है हमारी, अब ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है? आपका ब्लड कम आ रहा है, क्योंकि हार्ट ने जब ब्लड पंप कम किया है तो ब्लड वेसल में ब्लड भी क्या है? आपका कम है। तो जो ये कार्डियक आउटपुट के कम होने की वजह से क्या होगा? आपका ब्लड, जो ये आपकी ब्लड वेसल है, स्पेशली किसकी बात कर रही हूँ मैं? एओर्टा की। ठीक है, एओर्टा की जो आपकी वॉल है, यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? उनका नाम है आपका बैरो रिसेप्टर। ठीक है, बैरो रिसेप्टर, बैरो मीन्स प्रेशर। ठीक है, ये क्या है? प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर है। तो क्या होगा, जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बैरो रिसेप्टर इसे सेंस कर लेंगे कि प्रेशर कम है। ठीक है, और जैसे ही बैरो रिसेप्टर इस चीज को सेंस करेंगे कि प्रेशर कम है, यानी कि ब्लड कम है, तो ये क्या करते हैं? सीधे मैसेज कहाँ भेजते हैं? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और वहां पे कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो समझ में आया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिवेट हुआ कार्डियक आउटपुट के कम होने की वजह से? तो एकदम से क्या होगा? बैरो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? दे विल सेंड सिग्नल टू नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल देंगे, और जब हमारे नर्वस सिस्टम को पता लगेगा, कॉर्टेक्स को पता लगा कि भाई ये तो काम हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है, तो फटाफट से किसको एक्टिवेट कर देंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही वो सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो क्या करता है? कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। अगर इसके अपोजिट हुआ होता कि कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो कार्डियक आउटपुट को कम करेगा। तो इन दिस केस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो एक्टिवेट होते ही क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं इस नर्वस सिस्टम में, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, उनके टर्मिनल में क्या होता है? जो वेसिकल है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? आपका नॉरएपिनेफ्रिन होता है, सबको पता है। ठीक है, क्या है आपका? नॉरएपिनेफ्रिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, तो क्या होगा? फटाफट से ये क्या होगा? आपका मीडिएटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिलीज होने के बाद ये क्या करेगा? जिस भी और हार्ट के पास जाएगा, क्योंकि
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद इसने अपना काम कर दिया, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज कर दिया है। अब ये क्या करेगा, जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो हमारे हार्ट में जाएगा, ये सपोज लाइक दिस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा हार्ट है, तो इसमें आपका ये एनी क्या करेगा, अपने रिसेप्टर्स को ढूंढेगा। इसके रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे हैं आपको पता होना चाहिए। ऐसे नोड में इसके रिसेप्टर हैं, हमारे वेंट्रिकल्स की वॉल पे इसके रिसेप्टर हैं, और बीच में जो कंडक्शन सिस्टम आता है आपका बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर, यहाँ पे भी वो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट में प्रेजेंट बताइए? नॉरएड्रेनालिन के कौन से रिसेप्टर होते हैं? बीटा 1, ठीक है। अल्फा और बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं ना, तो यहाँ हार्ट में कौन से रिसेप्टर होते हैं? बीटा 1। तो अब नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट के पास आ गया है तो फटाफट से अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। ऐसे नोड में जो रिसेप्टर है उनसे भी बाइंड होगा, वेंट्रिकल की वॉल पे जो रिसेप्टर है उनसे भी बाइंड होगा, कंडक्शन सिस्टम यानी कि हमारे बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर, इन पे जो रिसेप्टर है आपका वहां पे भी ये बाइंड होगा, या एवी नोड पे भी ये बाइंड होगा, ठीक है। अब क्या इफेक्ट आएगा बताओ हार्ट में? जैसे ये बाइंड होता है, आपने पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है आपको बताना, आपको खुद भी आप बता सकते हो कि क्या क्या इफेक्ट आपके आ सकते हैं। जैसे ही B1 ऐसे नोड से बाइंड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका इम्पल्स कंडक्शन फास्ट हो जाएगा। क्या क्या इफेक्ट आते हैं? जो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट पे, क्या क्या इफेक्ट आते हैं नॉरएड्रेनालिन के? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, हार्ट ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल की वॉल पे है ना ये रिसेप्टर, तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होगा। कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हार्ट रेट ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा, ठीक है। हार्ट रेट ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा आएगा। तो ये इफेक्ट आए, किस वजह से आए? जब नॉरएपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, जो ऐसे नोड में था, ऐसे नोड में बाइंड होने की वजह से इम्पल्स कंडक्शन आपकी फास्ट इम्पल्स बनेंगी, और आप जानते हो जितनी जल्दी इम्पल्स बनेगी उतना ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। वेंट्रिकल की वॉल पे होगा तो वेंट्रिकल की वॉल में अगर जब आपका बाइंडिंग होगी तो तब भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो कंडक्शन है आपका एवी नोड के थ्रू वो भी आपका बढ़ जाएगा, और फाइनल रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से हार्ट रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। या हार्ट रेट मतलब कितने बार आपका हार्ट बीट करता है ना 1 मिनट में, तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हार्ट रेट जब बढ़ रहा है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये आपको मिल गया इफेक्ट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस वजह से एक्टिवेट हुआ था? कार्डियक आउटपुट के कम होने की वजह से, और इसने क्या किया? कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दिया। समझ में आया सिंपैथेटिक का, ठीक है। अब बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की कि वो क्या करेगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम सबको पता है कि ये क्या है हमारी, ये हमारी बेसिकली किडनी में आपका वर्क कर रहा है ये सिस्टम। तो होता क्या है हमारी किडनी में, हमारी जो जेजी सेल है, मैं अब नेफ्रॉन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, वैसे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, केवल अगर इसका हम कैप्सूल पोर्शन भी दिखा देंगे, वुमेन कैप्सूल, वो भी बहुत होगा, ठीक है। ये नेफ्रॉन का पोर्शन है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ग्लोमेरुलस है। तो क्या होता है देखो, जो किडनी के, हमें पता है किडनी किससे मिलके बनी हुई है? नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई है। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है? आपकी ग्लोमेरुलस के पास पे ही कौन सी सेल होती है? जेजी सेल होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और हमें पता है कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल हैं इनमें भी कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? आपका बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, तो इसने हार्ट पे तो अपना असर दिखाया है क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में होते हैं। दूसरा बात ये है कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है किडनी के पास भी जाएगा और इन जेजी सेल में अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। 2 ही लोकेशन होती है ना बीटा 1 की, तो यहाँ पे बाइंड हुआ, और जैसे ही जेजी सेल के बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होगा तो जेजी सेल अपने अंदर से क्या रिलीज कर देंगी? जैसे ही बाइंडिंग होगी बीटा 1 रिसेप्टर के साथ, वैसे ही क्या हुआ? आपका रेनिन रिलीज हो गया, ठीक है। रेनिन रिलीज हो गया। अभी आगे क्या होगा वो फिर हम देखते हैं, मैंने वैसे डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो रेनिन रिलीज हुआ, तो एक तो कारण ये था रेनिन रिलीज होने का कि नॉरएपिनेफ्रिन अपने बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड हुआ जो जेजी सेल में थे, इसीलिए रेनिन रिलीज हुआ। दूसरी बात क्या होती है? दूसरा कारण रेनिन रिलीज होने का क्या हो सकता है
क्योंकि जब आपका कार्डियक आउटपुट कम था, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम था तो यानी कि आपके जो बॉडी में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी कम होगा, है ना। तो जब आपका, अगर आपके मान लीजिए कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से आपका सोडियम लेवल भी कम होगा, ठीक है, सोडियम लेवल अगर कम हुआ किसी भी वजह से, अगर सोडियम लेवल कम है तो सोडियम क्या करता है, आपका सोडियम आपकी जो डिस्टल ट्यूब्यूल होती है ना, नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल में आपका मैक्यूला डेंसा सेल प्रेजेंट होती है, फटाफट से वो सेंस कर लेती हैं कि सोडियम का लेवल कम है, और जैसे ही वो सेंस करती हैं कि सोडियम का लेवल कम है, वैसे ही जक्स्टाग्लैमेरुलर सेल रेनिन को रिलीज कर देती है। समझ में आ रहा है? यानी कि सोडियम का कम होना, इसने क्या किया, आपका मैक्यूला डेंसा जो हमारी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया, और जैसे ही मैक्यूला डेंसा सेल एक्टिवेट हुई वैसे ही आपका क्या हुआ, रेनिन का रिलीज हो गया। जो जेजी सेल थी उन्होंने रेनिन को रिलीज कर दिया। तो यानी कि रेनिन को रिलीज करने के लिए केवल नॉरएपिनेफ्रिन का होना जरूरी नहीं है। अगर नॉरएपिनेफ्रिन भी करता है रेनिन रिलीज, नो डाउट, लेकिन अगर सोडियम का लेवल कम हुआ, जो कि अक्सर होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो यानी कि जो ब्लड के कंपोनेंट हैं वो भी कम होंगे, सोडियम का लेवल कम होगा तो मैक्यूला डेंसा सेल जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके एक्टिवेशन की वजह से ही आपका क्या होगा, रेनिन रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रेनिन रिलीज होने का ये भी एक कारण है। अब क्या होगा, रेनिन रिलीज हो गया, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसे मैं हटा रही हूँ, रिजल्टेंट इफेक्ट आपको पता है कि क्या हुआ है, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। चलिए, रेनिन रिलीज होने की वजह से मैं डिटेल में सिस्टम नहीं बता रही हूँ आपको कि कैसे कन्वर्जन होता है, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रग आपको बतानी है तो मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। तो ये रेनिन क्या करता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजिन, मैंने बताया था लीवर बनाता है ये एंजाइम एंजियोटेंसिनोजिन, इसको किस में बदल देता है, रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। पूरा डिटेल में मैंने कराया है। नाउ एंजियोटेंसिन 1 जो है वो इनएक्टिव होता है, तो ये किस में कन्वर्ट होना होता है, एंजियोटेंसिन 2 में, और इसके कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम क्या है, एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजाइम सबसे ज्यादा अमाउंट इसका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम ये हमारे लंग्स में इसकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस रहती है, तो ये कन्वर्जन लंग्स के लेवल पे हो सकता है। तो एंजियोटेंसिन 2 आपका बन गया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, आसानी से, ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी सेल है, सपोज ये एक सेल है, ठीक है, इसमें इसके रिसेप्टर्स होते हैं आपके लाइक दिस, इनको बोलते हैं हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, 2 टाइप के रिसेप्टर हैं आपके। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप ए और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप बी, ठीक है। तो ये ज्यादातर क्या होता है आपका, एंजियोटेंसिन 2 जो अपना इफेक्ट दिखाता है मेनली जो एंजियोटेंसिन 81 से बाइंड होके दिखाता है, तो ये 81 है आपका रिसेप्टर। तो क्या हुआ, एंजियोटेंसिन आया, फटाफट से अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद इसने अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इसके इफेक्ट फटाफट से देख लेते हैं, क्या इफेक्ट आएगा सेलुलर लेवल पे, क्या क्या फर्क पड़ता है। तो एंजियोटेंसिन 2 की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं वो हम देख लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है। ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, ठीक है, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट, फटाफट से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन आ चुका है। दूसरा जो इफेक्ट है इसका वो क्या है, ये क्या करता है आपका एल्डोस्टेरोन के रिलीज को बढ़ा देता है, एल्डोस्टेरोन। और आप जानते हो एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, अगर ये रिलीज होगा, किडनी से ही रिलीज होता है, ठीक है, जो ना ग्लोमेरुलोसा सेल है आपकी कॉर्टेक्स की, वहां से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा आपका, सोडियम वाटर रिटेंशन, ठीक है, बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, यानी कि जो एक्सक्रीशन हुआ करता था, क्योंकि आपकी जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, अगर आपको ध्यान हो, कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली, वहां पे ये एल्डोस्टेरोन काम करता है, वहां से ये सोडियम प्लस वाटर दोनों को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देता है, रीअब्सॉर्प्शन कराता है, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम को भी वापस ब्लड में भेज देगा, वाटर को भी ब्लड में वापस भेज देगा। तो मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर अगर ब्लड में ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो
यानी कि ब्लड प्रेशर भी आपका क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, अभी देखते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, आपका जो एडीएच है ना आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, यही एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर है एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये क्या करते हैं आपके एडीएच के रिलीज को बढ़ा देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसकी वजह से भी यही काम होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा होगा तो क्या होगा, डायूरेसिस नहीं होगी, सोडियम वाटर का एक्सक्रीशन नहीं होगा, बॉडी में इनका लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 मिनट लेट मी चेक। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ देखो, हाँ तो ओवरऑल जितने भी इफेक्ट आए, ठीक है, इनकी वजह से क्या होने वाला है, और एक और, हाँ एक और इफेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मेंशन नहीं किया, इसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है एंजियोटेंसिन की वजह से। वो क्या होता है, ये वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग कर देती है, और यही मैंने आपको बताया था, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग मतलब जो वेंट्रिकल की वॉल है उसको थिक कर देगी, और आप जानते हो वेंट्रिकल की वॉल थिक होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा या नहीं होगा। वॉल थिक हो चुकी है वेंट्रिकल की, तो वेंट्रिकल की वॉल में स्टिफनेस आ चुकी है, इलास्टिसिटी कम हो चुकी है, वेंट्रिकल पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, और जब वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे तो आप जानते हो क्या बोलते हैं इसे, जो आपका डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग। ठीक है, जो एक कारण है हार्ट फेलियर का, तो आप बोल सकते हो इसका एक इफेक्ट क्या है आपका, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, PRO ऐसे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये आपका एक इफेक्ट है जो आपको भी ध्यान में रखना है, अभी मैं बताऊंगी क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से अगर ये ओवरऑल आप देखो तो क्या क्या चीजें इफेक्ट, इस पूरे सिस्टम की वजह से, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से आपको क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या हुआ आपके साथ। सबसे पहले सोडियम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, एल्डोस्ट्रॉन और एडीएच की वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन हुआ था, यानी कि सोडियम का लेवल भी ब्लड में बढ़ गया था, वाटर का लेवल भी ब्लड में बढ़ गया था, और ये तो आपने दिमाग में रखना है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये अलग से हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये जो वाटर का लेवल बढ़ा है इसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताओ, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो हार्ट को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिलेगा। ठीक है, हार्ट को, जब हमने स्टार्लिंग का जो आपका लॉ था वो क्या कहता था, वो यही तो कहता था, हार्ट को जितना ब्लड मिलेगा वो उतना ही ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा, यही तो लॉ थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश की, इस सिस्टम ने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश की, और इस सिस्टम ने क्या किया, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश की, यानी कि इस सिस्टम के थ्रू फाइनली हमारा क्या हुआ, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ज्यादा ब्लड रहा आपकी बॉडी में तो हार्ट को भी ज्यादा ब्लड मिलेगा। ठीक है, और तब जाके हार्ट ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप कर पाएगा, और अगर डिसफंक्शनिंग हुई है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यहाँ पे जो पंपिंग में हेल्प करने वाला है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने वाला है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा के। समझ में आ गया दोनों सिस्टम कैसे काम करेंगे। इसने तो क्या किया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ा, और इसने क्या किया, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया ताकि हार्ट को ज्यादा ब्लड मिले, ताकि आपका पंपिंग भी ज्यादा से ज्यादा ब्लड की हो सके। ठीक है, तो ये था कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म जिसमें आपका बॉडी ट्राई कर रही है ताकि जो कार्डियक आउटपुट कम हुआ है डिसफंक्शनिंग की वजह से उसे रिकवर किया जा सके। अभी इतना है, अभी इससे समझते हैं और। ठीक है, अब लेकिन होगा क्या, अब आप सोचो अगर आपकी बॉडी में ये दोनों सिस्टम कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुके हैं, किसी इंसान का सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो गया था जिसकी वजह से ये दोनों सिस्टम एक्टिवेट हुए थे, तो अब होगा क्या, अगर इन सिस्टम्स पे कोई लगाम नहीं लगाएगा तो ये सिस्टम क्या रहेंगे, बहुत ओवर एक्टिव रहेंगे ना। कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ यहाँ ब्लड वॉल्यूम भी आपका बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या करते हैं आपके, इन सिस्टम्स की वजह से क्या होगा, देखो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट में ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वेंट्रिकल में इतना ज्यादा ब्लड भरने लगेगा कि वेंट्रिकल की वॉल पे क्या होगा, आपका स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, मसल्स जो है, वेंट्रिकल्स की मसल्स, जो वॉल की मसल्स हैं, उनमें स्ट्रेन पड़ेगा, और उस स्ट्रेन के पड़ने की वजह से
क्या होगा, वॉल जो है हमारी, वो वेंट्रिकल जो है हमारे प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और वही तो है हार्ट फेलियर का कारण। इस चीज को समझ रहे हैं, हमारी बॉडी ने जो कार्डियक आउटपुट कम हुआ था उसे कॉम्पनसेट करने के लिए ये दो सिस्टम एक्टिवेट किए, लेकिन अगर इन सिस्टम को कंट्रोल ही नहीं कर पाया बॉडी में ये सिस्टम लगातार इस तरीके से, क्योंकि अगर वहां कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो ये सिस्टम लगातार चलते रहेंगे कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, लेकिन रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, जो ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है उसकी वजह से क्या होगा, हमारे वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, मसल्स में आपका स्ट्रेन पड़ेगा, मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से ना तो वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगी, ना प्रॉपरली रिलैक्स हो पाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा हार्ट पूरी तरह से डिनाई कर देगा कि उससे कोई फंक्शन नहीं हो रहा परफॉर्म, इसलिए आपका हार्ट फेल हो जाएगा। इस चीज को समझिए। लेकिन होता क्या है कि इनको अपोज करने के लिए, ठीक है, इनके लिए एक सिस्टम है हमारे पास जो इनको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, ये तो आपने देख लिया, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया, हार्ट रेट को बढ़ाया, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया, सोडियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाया, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी इवन इन्होंने कर दी। डायरेक्ट देखो आपको, इस सिस्टम ने तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कर दी, यानी कि मसल की स्टिफनेस को और बढ़ा दिया वेंट्रिकल वॉल, तो डिसफंक्शनिंग होनी है। लेकिन इन सिस्टम्स को अपोज करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम अवेलेबल है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। वो कैसे काम करता है, तो वो सिस्टम है आपका देखिए, जो ये है ना, यहीं से समझ लेते हैं इस डायग्राम से, ओके। सपोज ये हमारा हार्ट है, होता क्या है देखो, जब ये सिस्टम, दोनों सिस्टम बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं ना, तो हमारा हार्ट में एक और सिस्टम होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। ये बेसिकली नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड आपका हार्मोन है जो इस चीज को देखो कैसे कंट्रोल करेगा। जैसे ही पता चला आपके सिस्टम को कि भाई ये दोनों सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुए हैं, वैसे ही ये एट्रिया जो है, एट्रिया की वॉल से, वेंट्रिकल की वॉल से, और साथ ही साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में आपको पता है कि अब सबसे इनर लाइनिंग में क्या होता है, हमारा एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। यहाँ पे हमारा सबसे अंदर एंडोथीलियम है, जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर देती हूँ, ओके, वेस्कुलर एंडोथीलियम, ठीक है। तो होगा क्या देखो, ये जो है एट्रिया की वॉल, वेंट्रिकल की वॉल और वेस्कुलर एंडोथीलियम, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, आपका केमिकल को रिलीज करते हैं, एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। अब आपको ध्यान में रखना है, एट्रिया की वॉल से कौन सा नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड रिलीज होता है, ए टाइप, एएनसी, एएनपी लिखोगे इसे, ठीक है, ए टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। वेंट्रिकल की वॉल से देखो कौन सा रिलीज होगा, नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, और बी टाइप, बीएनपी से बोलोगे, बी टाइप का नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है। और जो वेस्कुलर एंडोथीलियम है हमारा, ठीक है, वेस्कुलर एंडोथीलियम, इसकी वॉल से कौन सा रिलीज होगा, आपका सीएनपी, ठीक है, सी टाइप ऑफ नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ये टाइप ऑफ नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है। तो जनरली क्या होगा देखो, जब भी क्या हुआ, हार्ट को पता चला कि भाई इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, दोनों सिस्टम एक्टिवेट हो गए हैं और इन्होंने इतना ब्लड आपका वॉल्यूम बढ़ा दिया है जिसकी वजह से स्ट्रेन पड़ रहा है आपके हार्ट पे, तो हार्ट ने फटाफट, हार्ट के पास एट्रिया थे, वेंट्रिकल थे, दोनों ने क्या किया, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब वेस्कुलर एंडोथीलियम को कैसे पता चला, वेस्कुलर एंडोथीलियम को कैसे पता लगा कि जब आपका हार्ट में, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ब्लड भर जाता है हार्ट में तो ऑब्वियसली कार्डियक इंजरी भी हो रही होगी, मसल्स में तो दबाव पड़ ही रहा है, लेकिन साथ में हार्ट में इंजरी भी हो जाती है। और जब भी आपको पता है हमारे सिस्टम में, हमारे किसी भी ऑर्गन में कोई इंजरी हो रही है तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, और ये वेस्कुलर एंडोथीलियम जो ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, वो मीडिएटर्स को क्या कर लेती है, आपका सेंस कर लेती है,
जैसे ही पता चलता है वेस्कुलर एंडोथीलियम को कि भाई ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज हुए हैं, तो उसे पता लग जाता है कि हार्ट में डैमेज हुआ है, ठीक है, हार्ट में ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से डैमेज हुआ है, तो फटाफट से वेस्कुलर एंडोथीलियम भी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड टाइप सी को रिलीज कर देती है। समझ में आ रहा है कैसे रिलीज हुए ये, ठीक है। हार्ट ने सेंस किया तो एट्रिया वेंट्रिकल ने रिलीज किया। ब्लड वेसल्स ने कैसे सेंस किया, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, क्योंकि हार्ट में कुछ इंजरी हुई उसकी वजह से जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज हुए उसकी वजह से इसने सेंस किया और इसने भी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड को रिलीज कर दिया। नाउ नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड क्या करता है, तो ये नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड वो सारे फंक्शंस को अपोज करता है जो इन दोनों सिस्टम ने किए थे। ये क्या करेगा, देखो वन बाय वन देखते हैं। कार्डियक आउटपुट को कम करने की कोशिश करेगा, मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है आपकी जो बढ़ गई थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, उसे भी क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, ठीक है। ये इसके क्या है इफेक्ट हैं जो इसने प्रोड्यूस किए हैं, लेट मी चेक कुछ। हाँ, और चौथा इसका इफेक्ट होता है आपका ये वेसल्स को डायलेट कर देता है, इसीलिए जो आपका बीपी बढ़ा था रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो गया। और लास्ट ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, आपका इनहिबिट करता है, ठीक हो गया। ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। बट होता क्या है अल्टीमेटली, होता ये है कि ये जो इफेक्ट होते हैं ये इतना ज़्यादा नहीं कॉम्पनसेट कर पाते हैं, यानी कि ये हार जाता है उन दोनों सिस्टम्स के सामने। जब हम कहते हैं ना कि फाइनली किसी इंसान का हार्ट फेल हो गया, तो वो यही सिचुएशन है। क्या होता है कि ये जो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, हालांकि ये ट्राई करता है सारी चीज़ों को अपोज करने की जो चीज़ इन दोनों सिस्टम की वजह से बिगड़ी है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, ये जो सिस्टम है इन दोनों सिस्टम्स को, सिंपैथेटिक और रास सिस्टम को ओवरकम नहीं कर पाता है। और जब ओवरकम नहीं कर पाता है तो इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रास सिस्टम का जो इफेक्ट था वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। और मैंने अभी देखो ब्लड प्रेशर में भी आपको बताया था कैसे हाइपरटेंशन की वजह से सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग होती है ना। जब वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ता है किसी भी वजह से, जब ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा वेंट्रिकल की वॉल पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से वेंट्रिकल वॉल में रीमॉडलिंग हो जाएगी, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। थिकनेस बढ़ जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है प्रॉपरली ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा ना ही रिलैक्स हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको हार्ट फेलियर की पैथोलॉजी, कि हार्ट फेलियर होता कैसे है, ठीक है। जनरली हमारे कौन कौन से सिस्टम हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप हार्ट फेलियर को ट्रीट करने जाओगे तो कैसे ट्रीट करोगे, आपको पता है कौन से दो सिस्टम हैं जिनकी वजह से हार्ट फेलियर आपका, जिनके ओवर एक्टिव होने की वजह से हार्ट फेलियर हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रास सिस्टम। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड वाला सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सिस्टम को तो सप्रेस करने वाली मेडिसिन देंगे और इस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली मेडिसिन देंगे, सो दैट हमारा बैलेंस बन जाए कि हम हार्ट फेलियर के पेशेंट को ट्रीट कर पाएँ। समझ में आ रहा है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से मुझे डिस्कस करनी थी। तो होता क्या है, जब आपके वेंट्रिकल में, ये आपके जो वेंट्रिकल हैं, अगर वेंट्रिकल में इस तरीके से आपका क्या होता है, सपोज बहुत ज़्यादा ब्लड आपका फिल हो जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल में जब ब्लड ज़्यादा हो जाता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, ये वॉल्व जो होते हैं, वॉल्व पे प्रेशर पड़ता है। हालांकि ये वॉल्व जो होते हैं आपके यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो देते हैं, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वेंट्रिकल वॉल में, ठीक है, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल प्रेशर भी बोलते हैं, तो ये जो ब्लड है ना ये बैक फ्लो कर जाता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, बैक फ्लो करेगा तो कहाँ चला जाएगा, ये सीधे, आप ध्यान रखिएगा, सारा जो ब्लड है अगर बैक फ्लो कर जाए, अगर लेफ्ट साइड में, ये मैंने राइट में दिखा दिया, अगर लेफ्ट में अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाता, पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से कहाँ चला जाता, हमारे लंग्स में। और यही होता है हार्ट फेलियर का जो पेशेंट है, अगर किसी का डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हो चुका है, प्रॉपरली आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड क्या करता है, बैक फ्लो कर जाता है और आपके लंग्स में जाके जो ब्लड के अंदर जो भी फ्लूइड है ना वो आपके लंग्स में परफ्यूज कर जाता है। इसीलिए फिर सांस लेने में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, और इवन अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। समझ रहे हैं, बैक फ्लो होना,
और वहीं दूसरी ओर अगर ब्लड वॉल्यूम आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी वजह से जैसे लंग्स में आपका पानी भर गया था ना, वैसे ही सेम अगर आपका ब्लड वॉल्यूम कभी भी ज़्यादा होता है तो इससे क्या होता है, आपके जो टिश्यूज़ हैं उनमें आपका क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड आपका अंदर घुसने लगता है और उस फ्लूइड के अंदर इन्फिल्ट्रेट होने की वजह से इडीमा की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आप देखोगे कि जो एंजियोटेंसिन ये वाला सिस्टम है, एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो इसी कारण क्या होता है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपका लंग्स में इडीमा हो गया है, लंग्स के अंदर क्या हो चुका है, आपका ज़्यादा ब्लड होने की वजह से ही तो आपका भरा ना तो वो हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका ज़्यादातर आपके जो लेग है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका क्या होता है, फ्लूइड जो होता है अक्युमुलेट हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे एंजियोइडीमा की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, या फिर आपके फीट में, फीटल इडीमा इसे बोल सकते हैं, आपके फीट में भी आपकी सूजन आ जाएगी, क्योंकि पानी आपके टिश्यूज के अंदर चला गया है वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से, ब्लड की वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हार्ट फेलियर, कैसे हार्ट फेलियर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर में फोकस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।